हेलो एवरीवन। जेई मेन का 28 जनवरी वाला जो पेपर है उसके सेकेंड शिफ्ट में केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन आया था हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होंगे? तो उसमें हेमी एसिटल ग्रुप नहीं होना चाहिए, समझे। हेमी एसिटल ग्रुप अगर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ऑप्शन 1 में देखो कहीं हेमी एसिटल ग्रुप नहीं है। अच्छा, हेमी एसिटल ग्रुप क्या होता है? किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, समझे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH और OR ग्रुप लगा रहेगा तो हेमी एसिटल ग्रुप बोलते हैं। तो जहाँ पर भी हेमी एसिटल ग्रुप मिल गया वो तो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 में देखेंगे तो यहाँ पे देखो इस कार्बन से यहाँ पे O तो लगा है लेकिन OR है और इधर भी OR है, मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके बाद जो भी ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन 2 में देखो, यहाँ पे अपने को मिल जाएगा हेमी एसिटल ग्रुप, इसमें भी हेमी एसिटल ग्रुप मिल जाएगा और फोर्थ वाले में भी हेमी एसिटल ग्रुप मिल जाएगा। मीन्स 2 3 4 रिड्यूसिंग शुगर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट PQ R एंड S। यहाँ पे पहले में देखो, पहले डाइएजोटाइजेशन करा रहा है यहाँ पे और फिर उसको CuCN से रिएक्शन करा रहा है, देन उसका हाइड्रोलिसिस करा रहा है। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजोइक एसिड। यहाँ पे बन जाएगा बेंजोइक एसिड। सेकेंड में देखो मीथेन का ऑक्सीडेशन करा रहा है मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ, तो ये तो पहले इसका मीथेनॉल बना देगा और फर्दर जो है K2Cr2O7 इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो Q जो आएगा वो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। और यहाँ से R देखो, ये जो प्रोपेन है इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है मैग्नीज एसीटेट से, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फर्दर ये अपने को देगा CH3CH2COOH। ऑप्शन 4 में दे रहा है टोलुइन का NBS से रिएक्शन करा रहा है, समझे। NBS क्या करेगा? तो अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाने का काम करता है, तो यहाँ पे CH2 पे क्या करेगा? Br लगा देगा। फिर केसीएन से रिएक्शन करा रहा है तो केसीएन यहाँ से क्या करेगा? Br को हटाएगा और खुद जो CN है वो आके यहाँ पे लग जाएगा। और फिर हाइड्रोलिसिस करा रहा है तो हाइड्रोलिसिस के बाद साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पे CH2 और C डबल बॉन्ड OH अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है। इसको बोल रहा है S। अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? H प्लस रिमूव करो और देखो कि मोर स्टेबल एनायन कौन बन रहा है। तो ये बन गया P। H प्लस देने के बाद जो Q है, H प्लस देने के बाद ऐसा कुछ बनेगा। जो R है, H प्लस देने के बाद CH3CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और जो S है H प्लस देने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखो अब जो जितना ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे एनायन बना है उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल आता है Q वाला, समझे। Q वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है और इसका इसका pK वैल्यू सबसे ज़्यादा आता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो हो गया वो Q हो जाएगा और इससे कम एसिडिक होता है P। और देखो R और S में देखेंगे, R और S में, तो यहाँ पे देखो R में जो ये ग्रुप है इथाइल ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। मतलब ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस आयन पे उसको और बढ़ाया जा रहा है, तो मतलब अनस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे इसका थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट लगता है।
जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है, तो थोड़ा सा स्टेबलाइज करता है। तो आर और एस में कंपेयर करेंगे तो एस ज़्यादा स्टेबल है और आर कम स्टेबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्यू पी एस एंड आर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनसॉल्युबल इन अल्कली व्हेन रिएक्ट्स विथ हिंसवर्ग रिएजेंट। तो हिंसवर्ग रिएजेंट क्या होता है, इसको याद रख सकते हैं बीएससी से। मतलब बेंजीन अपने को बना देना है, फिर इसके साथ सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो इसको बोलते हैं हिंसवर्ग रिएजेंट। अब देखो यहाँ पे इनसॉल्युबल कौन होगा अल्कली में, तो अगर देखेंगे 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्युबल भी होता है। लेकिन 2 डिग्री अमाइन रिएक्शन तो कर जाता है हिल्सबर्ग रिएजेंट से, लेकिन सॉल्युबल नहीं होता है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल नहीं होता है। तो अपने को क्या इसमें से खोजना है कि 2 डिग्री अमाइन कौन सा है, क्योंकि 2 डिग्री अमाइन एक बार इसे रिएक्शन तो कर जाएगा लेकिन अल्कली में इनसॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री अमाइन ए भी नहीं, ए भी नहीं, यहाँ पे ये कर जाएगा, समझ गए, लेकिन इनसॉल्युबल होगा अल्कली में। 2 डिग्री अमाइन ए भी हो जाएगा, 3 डिग्री नहीं, 2 डिग्री है, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, और ये तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, ये अमाइड है नहीं। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं 2 डिग्री अमाइंस, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन एस estimation 0.314 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 0.4813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे सल्फर का एस्टिमेशन कर रहा है और बोल रहा है कि जो बेरियम सल्फेट मिलता है, बेरियम सल्फेट, इसका जो वेट है वो है 0.4813 ग्राम। और अपने को परसेंटेज ऑफ सल्फर बताना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना होगा, मतलब वेट परसेंटेज बताना है। और ऑर्गेनिक सैंपल जो लिया है 0.314 लिया है। अच्छा, अगर पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन हम लगाते हैं सल्फर पे, तो यहाँ से मोल ऑफ सल्फर बता सकते हैं। मोल ऑफ सल्फर कितने होंगे, जितने बेरियम सल्फेट के मोल होंगे। तो बेरियम सल्फेट के मोल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका वेट डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। तो बेरियम सल्फेट का मोलर मास होता है 233। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू आएगा 0.02। तो यहाँ से अपने को सल्फर के मोल पता चल गए। अब सल्फर का वेट परसेंटेज बताना है या मास परसेंटेज बोलो, तो मास परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सल्फर का टोटल मास, तो सल्फर का मोल इंटू मोलर मास कर दो, 0.002 ये मोल हो गया, और सल्फर का मोलर मास हो जाता है 32 ग्राम। तो यहाँ पे सल्फर का वेट आ गया, डिवाइडेड बाई सैंपल का टोटल वेट कितना है 0.314 ग्राम। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा 20.4। तो यहाँ पे रिपोर्ट आंसर टू नियरेस्ट इंटीजर, तो इसका अप्रोक्स आंसर कितना हो जाएगा 20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स को सबसे पहले रिएक्ट करा रहा है सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के साथ, फिर हाइड्रोलिसिस करा रहा है और यहाँ पे कुछ बन रहा है, समझे। उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2 से रिएक्ट कराया तो Y बना, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट दिया। तो बोल रहा है एक्स हैज, अब फिर बोल रहा है एक्स का कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का परसेंटेज दे रखा है, आइडेंटिफाई एक्स अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें से एक्स कौन हो सकता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो एक्स का परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया है, यहाँ से हम लोग एक्स के मोल निकाल सॉरी कार्बन के मोल निकाल सकते हैं। तो कार्बन के मोल कैसे निकलेंगे,
यहाँ पे कार्बन का पूरे सैंपल का वेट मान लो 100 ग्राम है, तो कार्बन का वेट हो जाएगा, जो परसेंटेज दिया है वही वेट हो जाएगा। तो यहाँ से कार्बन का वेट हो गया 65.75 डिवाइडेड बाई कार्बन का मोलर मास 12 होता है, तो इसको डिवाइड करने के बाद अप्रोक्स आंसर आएगा 4.74। अब ऐसे ही हाइड्रोजन के मोल, तो हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा 15.25 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, तो इसका वैल्यू आएगा इसका वैल्यू तो आएगा 15.25। ऐसे ही नाइट्रोजन के मोल निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का वेट है डिवाइडेड बाई मोलर मास, और नाइट्रोजन का मोलर मास हो जाएगा 14, तो इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्स 1.36। अब देखो यहाँ पे हम लोग स्मॉलेस्ट जो इंटीजर है इसमें 1.36, इससे डिवाइड कर सकते हैं और इनमें रेशियो निकाल सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजन है, इनमें रेशियो बता सकते हैं। तो देखो, अगर 5.47 को डिवाइड कर दो 1.36 से, और 15.25 इसको भी डिवाइड कर दो 1.36 से, और 1.36 को 1.36 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा अप्रोक्स आएगा 4:11:1। इसका मतलब देखो, कार्बन 4 होंगे और हाइड्रोजन 11 होंगे और नाइट्रोजन 1 होगा इसमें। यहाँ पे ये जो अपना आया ये इम्पेरिकल फॉर्मूला है, इम्पेरिकल फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन में कुछ वेट दे नहीं रखा है, तो इसी को हम लोग क्या मान लेंगे। देखो, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसमें 4 ही कार्बन है, किसी में 3 कार्बन है, यहाँ पे देखो थर्ड वाले में मैक्सिमम 4 कार्बन है, तो मतलब यही वाला फॉर्मूला भी होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। यहाँ से अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसको सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले इस कंपाउंड का देखो, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, इसमें 4 कार्बन है, तो पहले वाले से तो मैच नहीं करेगा, पहले में तो 3 ही कार्बन है। और दूसरे में देखो, दूसरे में भी कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इससे भी मैच नहीं कर सकता है। और तीसरे में देखो 4 कार्बन है, और चौथे में कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। तो तीसरा कभी भी देखो, अगर तीसरे का रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl से, तो बनेगा तो अल्कोहल यहाँ पे, लेकिन ये कभी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता है, तो तीसरा वैसे कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। क्योंकि फोर्थ में जब सोडियम नाइट्राइट से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे अल्कोहल आएगा, और फिर यहाँ पे देखो इस अल्कोहल के वजह से यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम जो NaOH प्लस I2 है, इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कीटोन में, और यहाँ पे CH3 ग्रुप होने के वजह से ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हेन नाइट्रो ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग व्हाट इफेक्ट बी ऑब्जर्व टुवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, नाइट्रो ग्रुप अगर बेंजीन से कनेक्ट होगा तो बेंजीन रिंग से नाइट्रो करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। नाइट्रो ग्रुप जो होता है बेंजीन रिंग से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। मींस इलेक्ट्रॉन का जो, सॉरी, बेंजीन का जो रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगा। अब देखो इसके वजह से क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सही बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, मींस रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, ये भी करेक्ट हो गया। तो सेकंड बोल रहा है एक्टिवेटिंग टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो गलत है। दूसरा, थर्ड में बोल रहा है डीएक्टिवेटिंग टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो लोन पेयर लेके आएगा, और न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या चाहेगा कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो, तभी तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को। मीन्स इसके लिए तो अच्छा है, तो यहाँ पे डीएक्टिवेट नहीं करेगा, क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फोर्थ वाला करेक्ट हो गया। तो यहाँ से फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो रहा है।
फर्स्ट एंड फोर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच पेयर एमंग फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव इक्वल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें अपने को देखना है किसमें इक्वल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, मींस इक्वल नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करना है। तो पहले वाले में देखो यहाँ से 3 अल्फा एच मिलेगा, यहाँ से 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 अल्फा एच। दूसरे केस में यहाँ से 2 अल्फा एच मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, तो टोटल 5 अल्फा एच मिल जाएंगे। तीसरे वाले में देखो यहाँ से 2 अल्फा एच, यहाँ से 2 अल्फा एच, यहाँ से 1, तो इसमें भी 5 अल्फा एच मिलेगा। फोर्थ वाले में यहाँ से 1 मिलेगा, एक ही अल्फा एच है इसमें, अल्फा हाइड्रोजन। और फिफ्थ वाले में मिल जाएगा यहाँ से अपने को 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो इसमें टोटल 6 अल्फा एच हो रहा है। तो किसमें इक्वल नंबर ऑफ अल्फा एच हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यील्ड अल्कोहल एज मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो जो KMnO4 है, अगर इसको हीट करते हैं तो ओनली जो 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन होता है, समझे, 3 डिग्री जो कार्बन है इससे लगे हुए हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट कर पाता है। तो यहाँ पे तो 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है, और इससे जो OH लगा है इसको, सॉरी, इससे जो H लगा है उसको OH में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे Cu ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहा है, तो इसमें भी क्या होता है, अल्कोहल बन जाता है, मिथेनॉल बन जाएगा। कॉपर के साथ हीट करते हैं तो मिथेनॉल बन जाता है। फोर्थ वाले में देखो जिंक अमलगम HCl लिया है, क्लीमेंसन रिडक्शन है, CO को हटा के H2 लगा देंगे, तो यहाँ से तो हाइड्रोकार्बन मिलेगा। यहाँ पे रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये क्या करता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑलमोस्ट सबको रिड्यूस कर देता है और इनको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन अपने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो ई वाले में सबसे पहले मैग्नीशियम यहाँ पे है, तो इस मैग्नीशियम को कहाँ ले जाएंगे, Br और बेंजीन के बीच में, यहाँ पे बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर जो यहाँ पे बेंजीन रिंग पे निगेटिव चार्ज आएगा वो CO2 पे अटैक करेगा, और यहाँ पे बनेगा इस टाइप का एक प्रोडक्ट। फिर उसको हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहाँ पे H आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो किस में अपने को अल्कोहल मिल रहा है एज ए प्रोडक्ट, सिर्फ ए और बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली ए एंड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए में बोल रहा है KMnO4 इज डायमैग्नेटिक वाइल K2MnO4 इज पैरामैग्नेटिक। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये जो है डायमैग्नेटिक होता है और K2MnO4 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसके वजह से पैरामैग्नेटिक होता है। बी में बोल रहा है मैग्नेट आयंस कंटेन M+6 वाइल पर मैग्नेट आयन कंटेन Mn+7, तो ये भी करेक्ट है। सी में बोल रहा है Mn2+ आयन ऑन रिएक्शन विद H2OH2- परऑक्सी डाई सल्फेट गिव्स मैग्नेट आयन। तो ये मैग्नेट आयन नहीं देता है, पर मैग्नेट आयन देता है, ये गलत हो गया। देखो अगर Mn2+ का ये परऑक्सी डाई सल्फेट आयन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, जो मार्शल एसिड का एनायन है, अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपने को मिलता है MnO4-, समझे, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +7 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो देखो इसके बाद डी में बोल रहा है बोथ MnO4-, MnO4-2- आर टेट्राहेड्रल, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सब दोनों क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। तो इसमें आ रहा है ए बी एंड डी, जो ऑप्शन है करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है देखो ABCD 4 कॉम्प्लेक्स दिया है, बोला सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अमंग एबव कॉम्प्लेक्सेस। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो देखो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट
का ऑर्डर बताना है तो हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है n अंडर रूट में n+2। तो जिसमें n ज़्यादा होगा मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा आएगा। तो अपना टारगेट है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। तो ए वाले में देखेंगे तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हो जाएगा 3d5। और 3d5 में देखो ब्रोमाइड जो है वीक फील्ड लिगेंड है, तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जो होंगे अनपेयर्ड होंगे, समझे। अगर इसमें हम लोग टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कराएंगे तो 2 डब्बा नीचे आएगा और तीन तीन ऑर्बिटल ऊपर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे, पेयरिंग तो होगा नहीं। तो टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट 5 के करेस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। चलो बी में चेक करते हैं। बी में जो है कॉपर है 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, और 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा 3d9। और देखो H2O6 है, मतलब वीक फील्ड लिगेंड है पानी यहाँ पे, तो इसमें भी पेयरिंग, इसमें तो पेयरिंग हो ना हो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने वाला है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू आ गया 1। और सी वाले में देखो, सी वाले में NiCN4 2- है, Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 3d8। और इसमें देखोगे तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगा। और स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग अगर हम कराएंगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा 0, क्योंकि देखो स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग करा के इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 4 पेयर तो बन जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। और डी वाले में देखो, डी वाले में पानी एज ए लिगेंड है, तो यहाँ पे 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा नहीं, तो यहाँ से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मीन्स डी वाले में अगर चेक करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा 2। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ए का, उससे कम आएगा डी का, उससे कम आएगा बी का, और सबसे कम आएगा सी का। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आउट ऑफ NPSClF number of valence electrons in least metallic element and most metallic element respectively is। तो इसमें देखो लीस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन होगा, तो अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो है सेकंड पीरियड के हैं, लेफ्ट टू राइट लिख लो इनको। और यहाँ पे देखो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद क्या आएगा सल्फर, फिर क्लोरीन, यहाँ पे जो है थर्ड पीरियड के हैं ये। तो लिस्ट मेटेलिक कौन होगा, लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर घटता है तो सबसे कम एफ का होगा, और टॉप टू बॉटम बढ़ता है तो इधर से भी सबसे कम फ्लोरीन का हो रहा है। मीन्स सबसे लिस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किस में है, एफ में। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और दूसरा बोल रहा है मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। अच्छा इसमें मोस्ट मेटेलिक कौन होगा, तो मोस्ट मेटेलिक तो फॉस्फोरस है, क्योंकि देखो टॉप टू बॉटम बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट घटेगा, तो यहाँ पे फॉस्फोरस का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आएगा इस गिवन एलिमेंट में। तो इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। मीन्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन बनेगा, सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है मैच आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 बना के दिया है, और आइसो स्ट्रक्चरल मतलब जिनका शेप सेम होगा उनको आपस में मैच कराना है। तो हम क्या करते हैं ABC का शेप निकाल लेते हैं। तो ए का शेप अगर देखोगे तो XgF2। अच्छा XgF2 का शेप कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। यहाँ पे देखो जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, तो
6 इलेक्ट्रॉन बचे, मीन्स 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो स्टेरिक नंबर इसका 5 हो गया। स्टेरिक नंबर 5 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, और इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। तो इसका जो शेप है वो लीनियर है, समझे, लोन पेयर का शेप से कोई लेना देना नहीं है। और बी वाले का देखेंगे, बी का शेप तो एक्जी ओ F4, यहाँ पे देखो, इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे सेम वैसे ही बना सकते हैं। जेनॉन के से दो, एक ऑक्सीजन कनेक्ट है डबल बॉन्ड के थ्रू, और 4 फ्लोरीन कनेक्ट हैं। तो जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। इसका स्टेरिक नंबर आ जाएगा, देखो सराउंडिंग एटम कितने हैं, इसमें 5 हैं, या फिर बोलो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 5, तो 5 प्लस एक लोन पेयर ले लो, स्टेरिक नंबर आ गया। स्टेरिक नंबर आया इसका 6, और 6 का मतलब हो गया sp3d2। और sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आया और एक लोन पेयर है, तो इसका शेप हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो एक प्लेन में आएंगे वो चारों फ्लोरीन होंगे, और जो लोन पेयर है और डबल बॉन्ड एक दूसरे से 180 के एंगल पे आएंगे, ट्रांसपोजिशन पे। तो स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। और ए वाले का शेप था लीनियर, समझे। ऐसे ही सी और डी को चेक कर सकते हैं। चलो, ए और बी इधर से चेक कर लिए, इधर से कुछ ए पी क्यू चेक कर लेते हैं, फिर मैच कराते हैं, ऑप्शन कहीं मैच हो जाता है क्या। तो देखो I3- का शेप अगर देखेंगे तो ये कैसा होता है, ये भी लीनियर होता है। तो अगर P का शेप हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, तो देखो I3-, एक I सेंट्रल एटम होगा, बाकी जो 2 I हैं उनको सराउंडिंग एटम की तरह बना दो। अब जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे दे देते हैं। तो देखो, आई के पास वैलेंस सेल में वैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक निगेटिव चार्ज आने की वजह से इसके वैलेंस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए हैं बॉन्ड बनाने में। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6 जो बचे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर। अब 3 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गया, और इसका शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। समझ गए, इसका शेप हो जाएगा लीनियर। तो यहाँ पे लीनियर शेप तो ए का भी है, मीन्स ए का मैच होगा पी के साथ, ए का पी के साथ। तो देखो ए का पी के साथ 1 में भी दिया है और 2 में भी दिया है, मीन्स 3 और 4 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे यहीं से। फिर देखो बी का एस के साथ और बी का क्यू के साथ, तो देखते हैं बी का क्यू के साथ बनेगा क्या। बी का क्यू के साथ यहाँ पे बी का जो शेप आया है, यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल आया है, और क्यू का शेप होता है, ये अमोनिया है, तो अमोनिया का शेप तो पिरामिडल होता है, ये तो सबको पता होता है, अमोनिया का शेप है पिरामिडल। तो बी का क्यू तो नहीं हो सकता है, बी का क्यू पॉसिबल ही नहीं है, मीन्स एक ही ऑप्शन बच गया बी का एस। और यहीं से हम लोग ऑप्शन सीधे करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ए का पी हो गया, बी का एस, बी का एस क्रॉस चेक भी कर सकते हो यहाँ पे। देखो यहाँ पर भी बी आर पे देखेंगे तो एक लोन पेयर आएगा और 5 सिग्मा बॉन्ड है, स्टेरिक नंबर 6 sp3d2। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इज HF, उससे कम है HI का, उससे कम है HBr का, और उससे कम है HF का। तो ये करेक्ट ऑर्डर दिया है। देखो बॉइलिंग पॉइंट जब डिसाइड करते हैं तो उस केस में देखो HF के साथ जो H बॉन्डिंग होता है, HF के साथ जो H बॉन्डिंग होता है उसको ब्रेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे
जो इसका बॉइलिंग पॉइंट HF का आता है बहुत ज़्यादा आ जाता है, समझे। और इन तीनों में जो है बॉइलिंग पॉइंट कैसे कंपेयर करते हैं, वीक वंडरवाल फोर्स से। वीक वंडरवाल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, इनके वेट पे, मोलिकुलर मास पे। तो HI का मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा होता है इन तीनों में, तो HI में जो लंदन डिस्पर्सन फोर्स है वो ज़्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। उससे कम वेट है HBr का, तो उससे कम लंदन फोर्स होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। और सबसे कम HCl का वेट है, तो इसमें लंदन फोर्स भी कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम आएगा। और HF का सबसे ज़्यादा हो गया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें एक्ट करता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है बॉयल करते समय। स्टेटमेंट 2 में दे रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इज, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पे देखो ऐसा है, HF का मेल्टिंग पॉइंट जो है HI से कम है। तो होता क्या है, जो HF है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, समझे। एक लेयर HF का बना है, उसके बाद दूसरा लेयर बना रहता है, फिर तीसरा लेयर होता है। तो HF को अगर मेल्ट करना है, तो यहाँ पे इसके बीच जो HF है, HF इसके बीच लगने वाले H बॉन्ड को नहीं ब्रेक करना होता है, इसको मेल्ट करना है। तो ये जो लेयर है इसके बीच जो लग रहा है वंडरवाल फोर्स, दो लेयर के बीच जो वंडरवाल फोर्स लगता है, इसको ब्रेक करते हैं, और एक दूसरे पे स्लिप करने लगता है, एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लिप करने लगता है, मतलब मेल्ट हो गया। तो मेल्ट करते समय इसके वंडरवाल फोर्स को ब्रेक करना होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा होगा HF में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेल्ट करते समय हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं ब्रेक किया जा रहा है, लेयर को ब्रेक किया जाता है। और दो लेयर जो है इसमें HF में, दो लेयर के बीच वीक वंडरवाल फोर्स लगता है, समझे। तो एक्सपेक्टेड जितना था उतना ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ HBr और HCl से ज़्यादा होता है। और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि इनसे ज़्यादा होता है लेकिन HI से कम होता है। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो गया, और सेकंड वाला इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एमंग स्कैंडियम 3+, क्रोमियम 2+, Mn3+, ये जो आयंस लिखा है यहाँ पे, N इज द नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। उसके बाद देखो बोल रहा है N मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड से रिएक्ट करता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले कैलकुलेट करना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कितना है, और जितने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं उतने मोल सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराया जा रहा है 1 मोल AgCl के साथ, समझे। कंप्लीट रिएक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से N का वैल्यू निकालेंगे, समझे। तो N कैसे निकलेगा, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और देखो कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d0, क्रोमियम 2+ का 3d4, मैग्नीज 3+ का 3d4, आयरन 3+ का 3d5, और कोबाल्ट 3+ का हो जाएगा 3d6। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स सेम इलेक्ट्रॉन किस में मिलेंगे। अच्छा देखो सब में आर्गन होगा, सब में आर्गन होगा तो 18 इलेक्ट्रॉन तो इधर होंगे ही, सब में 18 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। और उसके बाद देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे तो सिर्फ क्रोमियम 2+ और मैग्नीज 3+ हो पाएंगे, और कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। मीन्स N का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे सीधे सीधे सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल 9 बोल के यहाँ पे अपने को यहाँ से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में कैलकुलेशन करवाया। फिर बोल रहा है कि 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है 1 मोल इस कम्प्लेक्स कंपाउंड से। तो देखो इस कम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना, यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ से जो 2 मोल Cl है वो बाहर होगा। तो 2 मोल Cl बाहर करना है, तो 1 मोल Cl यहाँ पे अंदर रहेगा और 2 मोल Cl बाहर है, 2 मोल क्लोराइड बाहर है।
तभी तो ये सिल्वर नाइट्रेट का अकेला इस कंपाउंड का 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल से रिएक्शन कर पाएगा। और यहाँ से जो है 2 मोल अपने को क्या मिलेगा, AgCl। AgCl के 2 मोल मिलेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए अब अपने को बताना है कि T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो अमोनिया है या ईएन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे सब, और यहाँ पे पेयरिंग करा देंगे, समझे। तो कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा आर्गन 3d6। अब देखो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कराएंगे तो 3 ऑर्बिटल जो T2G के हैं वो नीचे रहेंगे कम एनर्जी में, और Eg के 2 ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा के भरेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल कर सकते हैं। और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मीन्स इस क्वेश्चन में जो बोल रहा था कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने होंगे, 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ पे बोरेक्स लिया है, समझे, और उसको हीट कर रहा है और पानी निकल रहा है, प्लस एक कंपाउंड बन रहा है 2x+y। और बोरेक्स को हीट करते हैं तो यहाँ से बनता है सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक ऑक्साइड। तो Y जो है वो बोरिक ऑक्साइड है, और X जो है वो सोडियम मेटाबोरेट है। फर्दर क्या कह रहा है कि एक्स के साथ कॉपर सल्फेट को X के साथ मतलब सोडियम मेटाबोरेट के साथ नॉन लुमिनस फ्लेम में गर्म करते हैं। अच्छा, कॉपर के साथ गर्म करेंगे नॉन लुमिनस फ्लेम में तो हाई टेम्परेचर होता है। यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो नॉन लुमिनस फ्लेम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +2 में कॉम्प्लेक्स बना +2 में इसका मेटाबोरेट बनाता है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट। यहाँ पे बन जाएगा CuBO2, क्यूप्रिक मेटाबोरेट। A+2 में है, यहाँ पे ब्लू कलर का ए बन जाता है, समझ गए, क्यूप्रिक मेटाबोरेट। फिर यहाँ पे जो जेड है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट, इसको फर्दर गर्म कर रहा है लुमिनस फ्लेम में। लुमिनस फ्लेम में यहाँ पे देखो, लुमिनस फ्लेम जो है इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, कार्बन, समझ गए, अनबर्न्ड कार्बन होता है। तो इसको +2 से +1 में रिड्यूस कर देते हैं सब। तो यहाँ पे बनता है Cu क्यूप्रस मेटाबोरेट। और क्यूप्रस मेटाबोरेट जो होता है इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल ऑफ जेड एंड क्यू इज। यहाँ पे जो जेड बना है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और क्यू जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 एंड +1, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 में दिया है कि MnO4 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एक ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो हमेशा ये रिड्यूस हो सकता है, कभी इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता +7 से। तो ये तो गलत हो गया। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है MnO4 रिड्यूसेस नाइट्राइट ऑक्जिलेट एंड आयोडाइड आयंस। ये तो बिल्कुल गलत गलत है। ये ऑक्सीडाइज करता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में, ऑक्जिलेट को CO2 में, आयोडाइड को I2 में, या फिर आयोडेट में, डिपेंडिंग ऑन मीडियम। तो ये तो गलत हो गया ये भी। तो बोथ स्टेटमेंट इसके इनकरेक्ट हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, द प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1/t इज ए स्ट्रेट लाइन, द इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय। इस ग्राफ के जो इंटरसेप्ट हैं, इंटरसेप्ट और स्लोप,
उसको बताना है। तो देखो, अगर हम देखेंगे तो डेल्टा जी को लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, यहाँ पे डेल्टा एच नॉट और डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो यहाँ पे देखो, डेल्टा जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। और इक्विलिब्रियम जब आता है तो डेल्टा जी का वैल्यू जो होता है रिएक्शन के लिए, ये रिएक्शन के लिए है, तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन हो जाता है जीरो। तो लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट आर प्लस आर टी एल एन क्यू। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट आर जो रिएक्शन का स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी होगा उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस आर टी। अच्छा, यहाँ पे क्यू को के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे के इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम को के से ही लिखता हूँ। तो यहाँ से देखो डेल्टा जी नॉट के जगह पे हम लोग माइनस आर टी एल एन के लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ पे क्या करो, इक्वेशन वन में पुट कर दो। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। और यहाँ से आ जाएगा एल एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई, यहाँ पे हो जाएगा आर। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे एल एन नहीं लॉग में पूछा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा और हो जाएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर टी। तो अब देखो यहाँ पे जो बोल रहा था इंटरसेप्ट और स्लोप क्या होगा, लॉग के वर्सेस 1/t का जो ग्राफ बनाएंगे उसमें इंटरसेप्ट और स्लोप क्या आएगा। तो देखो ये तो हो गया 1/t, 1/t ए, तो स्लोप आ गया ए वाला टर्म और इंटरसेप्ट हो गया माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी। तो इस क्वेश्चन इसमें देखेंगे ऑप्शन वन के साथ मैच करेगा, समझे। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है, क्या बोला है क्वेश्चन में, इंटरसेप्ट एंड स्लोप बताना है, समझे। तो इंटरसेप्ट पहले बताना है, मीन्स ए वाला टर्म पहले आएगा और स्लोप वाला बाद में आएगा। तो यहाँ से आएगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपन 2.303 और स्लोप वाला टर्म बाद में आएगा, समझे। तो ऑप्शन फोर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन वन नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द रिएक्शन ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ बी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी एट इक्विलिब्रियम इन ए 1 liter वेसल आर 0.50 एंड 0.375 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखो ए और बी इक्विलिब्रियम में है, ए और बी इक्विलिब्रियम में है, ए का जो मोल दिया है वो है 0.5 और बी का जो मोल है 0.375 और जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, 1 लीटर। और फिर बोल रहा है देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट का मोल डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मोल। क्योंकि देखो यहाँ पे जो दोनों साइड स्टाइकोमेट्री है वो 1:1 है, तो मोल का रेशियो लो या कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लो, वैल्यू सेम आने वाला है। तो यहाँ से प्रोडक्ट का मोल और जो मोल है वही तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है। तो इसको डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 0.75। इसमें आगे बोल रहा है इफ 0.1 मोल ऑफ ए इज एडेड फर्दर डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी एट इक्विलिब्रियम। तो देखो ए में जो है ए का जो मोल है फर्दर इंक्रीज कर रहा है 0.1 से, तो ए का टोटल मोल हो जाएगा 0.6
और बी का मोल अभी उस इंस्टेंट पे 0.75 ही होगा। तो देखो जैसे ए का मोल बढ़ा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश होगा कब? जब ए का कुछ मोल घटेगा और बी का कुछ मोल बढ़ेगा। समझ गए? और जितना घटेगा ए का मोल उतना ही बी का मोल बढ़ेगा। क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, जो रिएक्शन कांस्टेंट का वैल्यू चेक करेंगे तो लेस देन के इक्विलिब्रियम आएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो गया भी। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है पहले वही वैल्यू बना रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा मोल मिलाने से। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 0.375 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 0.6 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करने पे x का वैल्यू लगभग आएगा 0.043, और x का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो मोल ऑफ ए आएगा लगभग 0.557, और बी का जो मोल है वो निकल के आएगा 0.418। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, देखो कोई ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाला डेटा होगा 0.418। तो ऑप्शन वन मैच कर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ए बी एंड सी। फर्स्ट में लिखा है द वेवलेंथ ऑफ ए इज 400 नैनोमीटर। बी में बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 10 टू द पावर 16 सेकेंड इनवर्स। डी में बोल रहा है वेव नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेमी इनवर्स। और बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज इज। अच्छा, अपने को पता है कि जो एनर्जी होता है E इक्वल टू एच न्यू होता है या फिर एच सी बाई लेमडा। तो अगर हम सबका लेमडा निकाल ले, वेवलेंथ निकाल ले, तो अगर वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों केस में वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ए में तो वेवलेंथ दिया ही है 400 नैनोमीटर, जो बी है उसमें फ्रीक्वेंसी दिया है, तो यहाँ से वेवलेंथ लिख सकते हैं सी बाई न्यू जो फ्रीक्वेंसी है। सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻16। तो इसका वैल्यू आएगा 3 × 10⁻⁸। और नैनोमीटर में लिखना होगा तो लिख सकते हैं 30 × 10⁻⁹ मीन्स इसको लिख सकते हैं 30 नैनोमीटर। सी में दिया है वेव नंबर 10⁻⁴ सेमी इनवर्स। तो यहाँ पे सी के लिए अगर वेव नंबर दिया है तो वेवलेंथ क्या होता है 1 वेव नंबर। यहाँ पे हो गया 10⁻⁴ सेमी इनवर्स। तो देखो सेमी इनवर्स ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ सेमी। अब इस सेमी को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर, और यहाँ से इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 नैनोमीटर आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ सी का आ रहा है, उससे कम वेवलेंथ आ रहा है ए का, और सबसे कम वेवलेंथ आ रहा है बी का। अच्छा, बी का वेवलेंथ सबसे कम है तो बी का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद एनर्जी उससे कम होगा थोड़ा सा ए का, और सबसे कम एनर्जी होगा सी का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी, ए एंड देन सी। ऑप्शन टू इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय, ये रिलेशन दिया है फॉर वेरियस सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.04 मोलर, 0.09 मोलर, 0.1 मोलर एंड 0.16 मोलर। द करेस्पॉन्डिंग मोलर कंडक्टिविटीज आर, ए मोलर कंडक्टिविटीज का वैल्यू दे रखा है रेस्पेक्टिवली। यूजिंग द गिवन डेटा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो, अगर देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 0.04 लेंगे तो उसका मोलर कंडक्टिविटी है 95.7। तो इस इक्वेशन में रखेंगे
मोलर कंडक्टिविटी 95.7 इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो फिक्स नंबर है, माइनस ए अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है 0.04, एक इक्वेशन ए बन गया। अब फिर देखेंगे दूसरा कॉन्सेंट्रेशन लो 0.09, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो मोलर कंडक्टिविटी है 95.3 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 95.3 इज इक्वल टू लेमडा नॉट, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसका वैल्यू रख लिया यहाँ पे, माइनस ए अंडर रूट 0.09। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ए का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या करो, फर्स्ट में से सेकंड को घटा लो, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 0.4 इज इक्वल टू ए माइनस, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 0.2, ए प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.3, तो यहाँ से जो आ रहा है वैल्यू 0.1 इंटू ए इज इक्वल टू ए 0.4 आ रहा है, तो ए का वैल्यू आ गया है अपने यहाँ से 4। तो इस क्वेश्चन में जो ए था, ए, इसका वैल्यू है 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द रिएक्शन ए कन्वर्टिंग इनटू बी, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 दिया है, एंड सी कन्वर्टिंग इनटू डी, इसका रेट कांस्टेंट है K2। फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एट 500 केल्विन, द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली, और K2 बोल रहा है 2 टाइम्स ऑफ K1 है। The activation energies E1 and E2 are related such that EA2 is equal to EA1 by 2, and rate constant for first reaction at 300 Kelvin is half of that the rate constant at 500 Kelvin। तो 300 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट है, इधर लिख रहा हूँ फर्स्ट रिएक्शन के लिए, तो जो 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट है वो हाफ है डेट ऑफ रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इंटू K2 एट 300 केल्विन, और K2 रिएक्शन का वैल्यू बोल रहा है K2 बताओ, मतलब सेकेंड रिएक्शन का, इधर सेकेंड रिएक्शन को लिखूंगा, सेकेंड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट बताओ एट 300 केल्विन, और उसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करके बताओ। तो यहाँ पे देखो K2 अपने को 300 पे निकालना है सेकेंड रिएक्शन का। अच्छा फर्स्ट जो है 500 केल्विन पे अगर K2 बोले, सेकेंड रिएक्शन का, अगर सेकेंड रिएक्शन का 500 केल्विन पे अगर K2 चाहिए, मतलब रेट कांस्टेंट चाहिए, तो 2 टाइम्स ऑफ K1 हो जाएगा। मीन्स अपना पहला टारगेट है K1 निकालना, समझे, K1 निकालेंगे, फिर यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दिया है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं वाट ऑफ इक्वेशन। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन के लिए यहाँ पे लिखते हैं वाट ऑफ इक्वेशन लगाते हैं, इसको लिख सकते हैं ln K2, मतलब 500 पे लिखेंगे तो रेट कांस्टेंट एट 500 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन इज इक्वल टू EA1 बाई आर, और यहाँ पे टेम्परेचर होगा 300 केल्विन माइनस 500 केल्विन। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो 500 डिवाइडेड बाई 300, जो रेट कांस्टेंट एट 500 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन का जो वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ln 2, और ये हो गया EA1 बाई आर, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 200 डिवाइडेड बाई 1, 5 और ए 0, इससे 0 कट गया। तो यहाँ पे देखो EA1 का हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं EA1 R इंटू 1500 ln 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2, तो EA1 का वैल्यू आया। अच्छा EA1 का वैल्यू आया तो हम लोग यहाँ से EA2 कैलकुलेट कर सकते हैं। EA2 क्या हो जाएगा, EA1 का हाफ है
मीन्स आर, और ये 1500 हो गया, यहाँ पे ln2 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो EA2 का वैल्यू आया। अब इस EA2 का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे रेट कांस्टेंट एट 300 कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन के लिए फिर बॉन्ड ऑफ इक्वेशन लिखेंगे, ln K2 एट 500 डिवाइडेड बाई K2 एट 300 केल्विन इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा EA2 अपॉन आर, और ये हो जाएगा 1/300 माइनस 1/500 केल्विन। अब यहाँ से देखो, अपने को रेट कांस्टेंट एट 300 बताना था, समझे, और रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन कितने के बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ K1 के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं ln, देखो रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन को लिख लो 2 टाइम्स ऑफ K1, और K1 का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं ln 2/2, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ दिया है 2 आवर्स, तो यहाँ से हम लोग केवन लिख सकते हैं कि नहीं, K1 इक्वल टू ln 2/हाफ लाइफ जो 2 आवर्स है। तो K1 का वैल्यू यहाँ से मिल जाता है, और इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो K2 मिल जाएगा। तो K2 हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई K एट 300 केल्विन, और यहाँ पे इधर का सारा टर्म वैसे ही रहेगा। फिर इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ln, फिर ln के अंदर आ रहा है ln 2 डिवाइडेड बाई K 300, और इसको लिख सकते हैं EA2 का वैल्यू यहाँ पे रख दो R × 1500 इंटू ln 2 डिवाइडेड बाई 4। EA2 का वैल्यू लिख दिया, फिर 1/r आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21500। तो यहाँ से देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, 1500 से 1500 गया, यहाँ से 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 बच जाएगा, तो आ गया ln 2/2, या फिर इसको लिख सकते हैं ln√2। फिर यहाँ पे देखो कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो यहाँ से लिख सकते हैं ln2/K 300 इज इक्वल टू √2। तो यहाँ से जो K रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन आएगा ln 2/√2 आएगा, और यहाँ से रूट ln 2 का वैल्यू रखेंगे 0.0693 डिवाइडेड बाई √2 का वैल्यू हो जाएगा 1.414। तो इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स इसका वैल्यू आएगा 5। तो जो सेकेंड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है 300 केल्विन पे, उसका वैल्यू आएगा 5। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सबसे, हमें तो लगता है सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही है अभी तक जनवरी अटेम्प्ट में, सबसे मतलब घुमा फिरा के इतना क्वेश्चन को बनाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl जो है रिएक्ट करके CaCl2 H2O प्लस CO2 बनाते हैं। इन द above reaction 90 ग्राम CaCO3 is added to 300 ml 35.55% weight by weight HCl solution with density 1.13 gram per ml. Which of the following option is correct? ऑप्शन ए में बोल रहा है 64.97 ग्राम ऑफ HCl गेट रिएक्टेड, और सेकंड में बोल रहा है 65.7 ग्राम ऑफ HCl रिमेन्स अनरिएक्टेड, 64.97 रिमेन अनरिएक्टेड। तो यहाँ पे 60 ग्राम CaCO3 रिमेन अनरिएक्टेड। तो रिएक्शन के बाद पूछ रहा है कितना अनरिएक्टेड रह गया या कितना ग्राम रिएक्ट किया रिएक्शन में। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले मोल निकालना होगा। जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका मोल निकाल लेते हैं, जो HCl है इसका मोल निकाल लेते हैं। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया है 90 ग्राम, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो इसका मोल आ रहा है 0.9 मोल।
और यहाँ पे देखो 300 ml 38.55% वेट बाई वेट HCl सॉल्यूशन है। इसका डेंसिटी दिया है। अच्छा, डेंसिटी दिया है तो यहाँ पे हम लोग मास निकाल सकते हैं। मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसका वॉल्यूम दिया है 300 और डेंसिटी दिया है 1.13 ग्राम पर ml। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेट आ जाएगा 339 ग्राम। तो जो सॉल्यूशन है उसका वेट आ गया, मतलब मास आ गया। अब देखो इस सॉल्यूशन में HCl का कितना वेट होगा। तो यहाँ से देखो HCl का जो वेट होगा 38.55% होगा, क्योंकि वेट बाई वेट परसेंटेज दिया है। तो यहाँ से वेट ऑफ HCl निकाल सकते हैं। 339 ग्राम का 38.55 वेट जो परसेंट जो होगा 38.55% वो होगा HCl का। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो HCl का वेट आएगा वो आएगा 130.68 के आसपास आएगा, समझे। अब यहाँ से HCl का वेट आ गया तो अपने को चेक करना है HCl के मोल कितने होंगे। HCl के मोल, तो वेट में क्या करें, इसका जो वेट आया है 130.68, उसमें मोलर मास से डिवाइड कर दो। और HCl का मोलर मास होता है 36.5, तो इसका मोल निकल के आएगा 3.58। तो यहाँ से HCl का मोल पता चल गया 3.58। HCl है 3.58। अब देखो अगर CaCO3 को देखोगे और HCl को देखोगे तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ रहा है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है CaCO3। तो ये तो रिएक्शन में पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा। और एक मोल HCl के लिए, सॉरी, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट के लिए 2 मोल HCl लगेगा। तो HCl के कितने मोल रिएक्शन कर जाएंगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल है उसका 2 गुना, मीन्स 1.8 मोल रिएक्शन कर जाएगा HCl का। तो बचेगा कितना, 8, यहाँ पे हो जाएगा 7.1, मतलब 1.78 मोल जो है HCl का अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो इसका वेट निकालो तो कितना आएगा, वेट ऑफ HCl अनरिएक्टेड, जो वेट ऑफ HCl आ रहा है, वेट ऑफ HCl अनरिएक्टेड। तो HCl का मोल कितना है, HCl का मोल आ रहा है 1.78 इंटू इसका मोलर मास होता है 36.5। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद HCl का अपना वेट आएगा 64.97 ग्राम। तो ये देखो इतना ग्राम जो HCl है वो अनरिएक्टेड रह गया। और ऑप्शन फर्स्ट में ही मैच कर जा रहा है कि 64.97 ग्राम HCl अनरिएक्टेड रह गया। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, समझे। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन खूब करवा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन 1 दिया है 2.025 ग्राम ग्लूकोज और 125 ml दिया है। सॉल्यूशन 2 दिया है यूरिया का, 3 दिया है यहाँ पे CaCl2 का, 4 दिया है Al2SO4 का। बोल रहा है ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो देखो डेल्टा टीबी को देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, I टाइम्स Kb इंटू मोलैलिटी। और देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अगर हम लोग देखें तो मोलैलिटी को मोलैरिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन यहाँ पे मोलैरिटी भी ले लेते हैं। तो इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। देखो Kb तो एक कांस्टेंट है, इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट। तो यहाँ से देखेंगे जिसके लिए I इंटू मोलैलिटी का वैल्यू या मोलैरिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो वांट ऑफ फैक्टर
इंटू मोलैरिटी का मल्टीप्लाई करना है। तो तीन चारों सॉल्यूशन में अपने को मोलैरिटी निकालना होगा, फिर वन हाफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट के लिए अगर चेक करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाले के लिए, तो मोलैरिटी कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट मोलैरिटी लिख देता हूँ, मोल बाय टोटल, मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल बाय फर्स्ट वाले के लिए मोलैरिटी लिखेंगे, तो मोलैरिटी हो जाएगा मोल। तो ग्लूकोज के कितने मोल हैं, इसका वेट दिया है 2.025 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 180 होता है, तो इसका मोल आ गया। समझे, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, तो 125 ml है, इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये लीटर में आ गया। अच्छा यहाँ पे देखो m का वैल्यू आ गया, मोलैरिटी आ गया। इसमें अगर देखेंगे वन हाफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू एम, आई का वैल्यू 1 होगा ग्लूकोज के लिए, क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा नहीं, इसका वन हाफ फैक्टर 1 होता है। अब इसको सॉल्व करने पे इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्स 0.09। चलो यहाँ पे जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है उसके लिए हम लोग मोलर आई इंटू मोलैरिटी निकालते हैं, आई इंटू मोलैरिटी। तो दूसरा सॉल्यूशन देखो यूरिया का है, तो इसके लिए भी वन हाफ फैक्टर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू मोलैरिटी कैसे लिखेंगे, 9 ग्राम यूरिया लिया है, तो 9 डिवाइडेड बाई यूरिया का मोलर मास होता है 60, तो यूरिया का मोल आ गया, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम लेंगे लीटर में, तो 500 ml दिया है, 1000 से डिवाइड करो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.3। अब देखो तीसरा जो सॉल्यूशन है, थर्ड वाला सॉल्यूशन है, उसके लिए आई इंटू एम कैलकुलेट करो। तो थर्ड वाले सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे CaCl2 दिया है, कैल्शियम क्लोराइड, तो इसके लिए कुछ नहीं बोला है, तो 100% डिसोसिएटेड मान लेंगे और इसका वन हाफ फैक्टर आएगा 3, क्योंकि CaCl2 टूट के 3 पार्टिकल देगा, एक मोल 3 मोल देगा, और एक पार्टिकल बोलोगे तो टूट के 3 पार्टिकल देगा, तो वन हाफ फैक्टर 3 है। अब इसका मोलैरिटी कितना आएगा, तो इसका वेट है 1.9 डिवाइडेड बाई CaCl2 का मोलर मास 111 होता है, तो इसका मोल आ गया, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इन लीटर, तो 250 ml दिया है, इसको 1000 से डिवाइड करो तो वॉल्यूम इन लीटर आ गया। अब इसका वैल्यू देखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रोक्स इसका वैल्यू आएगा 0.204। अब ऐसे ही चौथा जो सॉल्यूशन है फोर्थ वाला, इसके लिए आई इंटू एम कैलकुलेट करो। ये देखो Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये जब टूटेगा ना ये, तो 5 पार्टिकल देगा, या बोलो एक मोल जो है टूट के 5 मोल देगा, तो आई का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, तो इसका मोल, इसका वेट है 20.5 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास होता है 342, तो इसका मोल आ गया, डिवाइडेड बाई टोटल इसका वॉल्यूम से डिवाइड करना है, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो 750 ml है, 1000 से डिवाइड करो तो लीटर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे इसका वैल्यू आएगा 0.4। तो यहाँ पे देखो जिसका आई इंटू एम का वैल्यू ज़्यादा, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा फोर्थ वाले का आ रहा है, मतलब Al2SO4 का आ रहा है। फिर आई इंटू एम का वैल्यू देखेंगे तो यूरिया का ज़्यादा आ रहा है, समझे, तो उससे कम थोड़ा सा यूरिया का होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर यहाँ पे देखो CaCl2 का आ रहा है, और सबसे कम आ रहा है ग्लूकोज का 0.09, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, समझे, यहाँ पे भी कैलकुलेशन था। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बोल रहा है ई सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल इज 345.5 मिली वोल्ट, द सेल रिप्रेजेंटेशन इज, यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे दे रखा है। बोल रहा है गिवन इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तीन जो है Sn,
+4 से यहाँ पे +2 में रिड्यूस हो रहा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.9 वोल्ट। और बिस्मथ +3 से 0 में जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.44। बोल रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मेंटेन्ड बाय ए बफर सॉल्यूशन ऑफ XmL 20 मोलर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 10 ml 10 मोलर कार्बोनिक एसिड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X डिवाइडेड बाय 1000। तो देखो, जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है इस सेल रिएक्शन में, जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है उसको बफर किया है, मतलब फिक्स किया है कॉन्सेंट्रेशन को इस बफर से। यहाँ पे बफर सॉल्यूशन एक दिया है। तो देखो, एक्स का वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है कि सोडियम जो बाइकार्बोनेट है उसमें इसका कितना वॉल्यूम लिया गया है। तो सबसे पहले इस रिडॉक्स रिएक्शन को अपने को लिखना होगा, समझे। और इस रिडॉक्स रिएक्शन को देखोगे तो हम लोग बैलेंस करेंगे, फिर जाके आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। HSN2 माइनस, और यहाँ पे है देखो ए ऑक्सीडाइज हो रहा है, SnOH होल 6 2 माइनस में। और जो बिस्मथ है Bi2O3 सॉलिड, ये रिड्यूस हो रहा है बिस्मथ सॉलिड में। और इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होगा। तो देखो, बैलेंस इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर देते हैं। यहाँ पे जो टेन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से जा रहा है +4 में, तो N फैक्टर इसका आया 2। और जो बिस्मथ है यहाँ पे देखो, बिस्मथ के लिए N फैक्टर आएगा। देखो, बिस्मथ +3 से 0 में जा रहा है तो 3 का चेंज आ रहा है, लेकिन पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज आएगा, एक मॉलिक्यूल में 2 बिस्मथ है, तो पर मॉलिक्यूल इसका चेंज आ रहा है 3 × 2 मतलब 6 का। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 6 का एलसीएम 6 आ रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इस रिडॉक्स रिएक्शन में ट्रांसफर होगा। और करना क्या है, इसको इसका जो सिंपल रेशियो आ रहा है 1:3 उसको मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो, मीन्स इसका एन फैक्ट, इसका देखो इसके लिए 1 और इसके लिए 3, रेशियो सिंपल रेशियो क्या आ रहा है 1:3। तो करना क्या है, जो इस ये 3 आ रहा है, इसके बिस्मथ का जो 3 आ रहा है उसको 3 वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और 3 का जो 1 आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो, ये जो है ना यहाँ पे फिक्स हो गया। रिएक्टेंट साइड में जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं, और फिर यहाँ पे इसको फिक्स रखते हुए बाकी को बैलेंस कर लेंगे, इसको फिक्स रखते हुए। तो यहाँ से देखो 3 3 है, इधर भी 3 3 लिखना पड़ेगा, और बिस्मथ के 2 एटम है, इसमें 2 मोल, तो इधर 2 लगा दिए बिस्मथ। अब देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करो पानी से, तो इधर देखो इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर आ रहा है 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, और इधर भी 3 है, तो टोटल 9 ऑक्सीजन इधर आ रहा है, ऑक्सीजन 9, और इधर आ रहा है ऑक्सीजन 18। तो इधर 9 ऑक्सीजन है, इधर 18 ऑक्सीजन है, 9 ऑक्सीजन कम पड़ गया, तो इधर 9H2O ऐड कर दो। अब देखो 9H2O ऐड किए हो तो ठीक है। अब फिर हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो H+ से, पहले H+ से बैलेंस करेंगे, बाद में उसको OH- से कैंसिल करेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करना है। तो देखो इधर 18 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुल मिला के 21H इधर आ रहा है, और इधर देखेंगे तो 18 हाइड्रोजन इधर आ रहा है। तो देखो, इधर हाइड्रोजन ज़्यादा है, इधर हाइड्रोजन 18 है, कम है, तो कितना कम है, 3 हाइड्रोजन कम है, तो 3H+ लिख दिए, समझे। अब देखो H+ तो अपने को चाहिए नहीं, ये 9H2O रहेगा, वहाँ पे 9H2O रहेगा इधर इधर। अब देखो
एसिडिक मीडियम में तो बैलेंस नहीं करना है, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। इसीलिए क्या करेंगे, जितना H प्लस आया उतना ही OH माइनस ऐड करेंगे दोनों साइड। तो इधर ऐड करेंगे 3OH, 3OH माइनस। अब देखो ये 3H प्लस और 3OH माइनस मिलके 3 मोल पानी बना लेगा, और इस 3 मोल पानी को इस 6 मोल पानी के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपना फाइनली यहाँ पे इसको हटा देंगे दोनों को, और इधर 6 मोल H2O लिक्विड बचेगा। समझे? तो ये अपना फाइनली जो रिएक्शन आया वो बैलेंस हो गया। बैलेंस रिएक्शन जो होगा इस टाइप से दिखेगा, 3HSnO3 माइनस प्लस Bi2O3 सॉलिड है, प्लस यहाँ पे 6H2O लिक्विड होगा, और 3OH माइनस एक्वस, ये कन्वर्ट होगा 3SnOH का होल 6, यहाँ पे 2 माइनस है, और 2 बिस्मथ सॉलिड स्टेट में है। अब इस रिएक्शन के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, नस्ट इक्वेशन। और इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं, N=6, क्योंकि 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा, बताया था, उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ से नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0529 बाई एन का वैल्यू 6 लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। के इक्विलिब्रियम लिखते हैं कि नहीं यहाँ पे, तो के इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, SnOH का होल 6, 2 माइनस इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, 2 माइनस इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई, अब रिएक्टेंट में क्या आ रहा है, ए बी एक्वस आयन है तो एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस आयन होगा, तो इसको लिख सकते हैं HSnO3 माइनस, इस पे क्यूब, अच्छा इसका भी क्यूब आएगा, इसका भी स्टाइकोमेट्री 3 है तो पावर 3 आएगा। और देखो प्रोडक्ट में तो लिख लिए, सॉलिड का लिखते नहीं है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी मान लेंगे, और यहाँ पे बिस्मथ भी सॉलिड है, इसका भी रेट एक्सप्रेशन में या के इक्विलिब्रियम में इसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी ले लेते हैं, H2O का भी यूनिटी हो जाएगा, OH माइनस का लिखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस पे पावर 3 आ जाएगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई 6, देखो इसको अप्रोक्स 6 ले सकते हैं, 0.06, और 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लॉग के अंदर पावर में था तो, और यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू लिखा है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है क्वेश्चन में, SnOH का होल 6, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.05, HSnO2 माइनस का है 0.5 मोलर, इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0.05 अपॉन 0.5 इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से देखो इससे ये कट गया, और ये आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 0.03 लॉग, यहाँ पे देखो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/10 OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। और ई नॉट सेल, ई नॉट सेल यहाँ पे सब दे रखा है वैल्यू, देखो ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा 0.9 वोल्ट, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.44 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.46 वोल्ट। और यहाँ पे देखो ई सेल दिया है, ई सेल का वैल्यू 344.5 मिली वोल्ट दिया है, तो इस वैल्यू को जैसे रखेंगे यहाँ पे 345.5 मिली वोल्ट, मतलब 10⁻³ वोल्ट, और ई नॉट सेल का वैल्यू अभी निकाल रहे हैं 0.46। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 0.3455 इज इक्वल टू 0.46
माइनस 0.03 लॉग 1/10 और यहाँ पे ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। देखो इसको ले जाके इधर घटाएंगे, फिर 0.3 से 0.03 से डिवाइड करेंगे, तो अप्रोक्स वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ रहा है 10 ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है 3.8 के आसपास आएगा, समझे, 3.8। फिर यहाँ से देखो लिख सकते हैं इसको लॉग, इसको लिख सकते हैं -log 10 -log ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 3.8। तो यहाँ से log ओ एच माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको लिख सकते हैं पी ओ एच इज इक्वल टू 4.8। अब देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ जो ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, बोल रहा है ओ एच माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है इज मेंटेन्ड बाई ए बफर सॉल्यूशन ऑफ XmL 20 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 10 ml 10 मोलर कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे जो एक बफर है वो एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर से हम लोग लिख सकते हैं पीएच का फॉर्मूला। पीएच होता है पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, यहाँ से पीओएच निकला है, तो पीएच को क्या लिख सकते हैं 14 माइनस पीओएच मतलब 4.8 इज इक्वल टू पी के। अब यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड है इसके लिए यहाँ पे पी के ए का वैल्यू नहीं दिया है, देखो कार्बोनिक एसिड का पी के ए वैल्यू नहीं दिया है, तो पी के ए वैल्यू अपने को आना चाहिए। जो कार्बोनिक एसिड होता है उसका पी के ए वन वैल्यू जो होता है 6.12 के आसपास होता है। क्वेश्चन में तो कहीं दिया नहीं है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी के ए वन, इसका वैल्यू यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पी के ए वन का वैल्यू होता है 6.12 प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा, कॉन्सेंट्रेशन बोलो या मोल बोलो, तो देखो मोलैरिटी है यहाँ पे सॉल्ट का 20 और वॉल्यूम है XmL, तो 20 × X हो जाएगा, और एसिड का मोल कितना आ जाएगा, तो 10 × 10 100। तो यहाँ से आएगा 20 सॉल्ट के लिए, तो ये मोल आ जाएगा 20X और इसका हो जाएगा 100, जो एसिड है उसका मोल हो जाएगा 100। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसका ये आ रहा है 9.12 और यह है 6.12 प्लस लॉग x/5। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 3 इज इक्वल टू लॉग x/5। तो यहाँ से x/5 का वैल्यू जो आ रहा है, x/5 का वैल्यू 10⁻³ आ रहा है, तो x का वैल्यू आएगा 5 × 10⁻³ और बोल रहा है x/1000 बताओ, तो x/1000 क्या हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आया वो आया 5। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड बाय 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द masses of particles are m1 is equal to 1 amu and m2 is equal to 4 amu। यहाँ पे देखो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है, आगे बोल रहा है इफ द de Broglie wavelength lambda d m1 is x times of the second particle's lambda d m2, then determine the value of x। यहाँ पे देखो जो de Broglie wavelength होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखें तो h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब सिंस दोनों पार्टिकल को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहा है, तो उनको सेम एनर्जी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी सेम गेन करेंगे, तो जो वेवलेंथ आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/मास ऑफ पार्टिकल आ रहा है। अब देखो अगर पहले पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो अगर दूसरे पार्टिकल के साथ लें, तो
मास में इनवर्स रेशियो, देखो मास का जो अंडर रूट में मास है उसके रिवर्स रिवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m2 अपॉन m1। यहाँ पे m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m2 का वैल्यू बोला है 4 AMU, तो ये 4 हो गया, और m1 का वैल्यू है 1 AMU, तो यहाँ से आ रहा है 2। तो लेमडा जो फर्स्ट पार्टिकल्स है उसका जो वेवलेंथ आ रहा है सेकेंड वाले पार्टिकल के वेवलेंथ का 2 गुना आ रहा है, और इसी को बोल रहा है एक्स, एक्स टाइम्स लेमडा 2, तो एक्स का वैल्यू कितना है 2। तो ये रहा आज का पेपर का डिस्कशन। पेपर में बहुत ही लेंदी लेंदी क्वेश्चन आए थे जिनको एग्जाम हॉल में सॉल्व करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, थैंक यू।